अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के हवाले से आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एवरीडे साइंस के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा स्प्लीन के बारे में कि स्प्लीन क्या है। स्प्लीन जो है बेसिकली ये एक एब्डोमिनल ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होता है और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं ये उन सब में पाया जाता है। स्प्लीन क्या करता है कि ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं या जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन और रिमूवल में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम का पार्ट भी है और ये ब्लड को फ़िल्टर करने में भी अपना रोल प्ले करता है। इसी वजह से इसको ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। ये पेपर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन के प्रोसीजर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस में भी इसका काफ़ी रोल होता है। तो हमने ये देखना है कि ऑक्सीजन को किसने डिस्कवर किया था। तो एक साइंटिस्ट था जोसेफ प्राइसली। इसने क्या किया था कि ऑक्सीजन जो है उसको डिस्कवर किया था। ये इंग्लिश केमिस्ट भी था और नेचुरल फ़िलोसफर भी था। तो इसने अपने वर्क के हवाले से 150 पब्लिकेशंस की थी। तो देन इसने थर्मल डिकम्पोजिशन के ज़रिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड्स के ज़रिए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया और देन इसको डिस्कवर किया। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है डॉक्टर जेम्स वाटसन। आप लोगों को पता है कि अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है बेसिकली ये एक हेरिडिटी मटीरियल है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है और जितनी भी विरासती खसूसियात होती हैं इनको कंट्रोल करता है। यानी ऐसी खसूसियात जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होती हैं। तो डॉक्टर जेम्स वाटसन ने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कवर किया था 1953 में। तो इसके साथ कुछ मेंबर्स भी थे जिसमें हमारे पास फ्रैंकिस क्रिक और रोजालिंड फ्रैंकलिन थे। ये साइंटिस्ट इन सब ने मिल के डीएनए को डिस्कवर किया था। देन इनके स्ट्रक्चर के मॉडल्स जो हैं उनको भी प्रपोज किया था कि किस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो हो सकता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सेल के बारे में। सेल के बारे में तो सब जानते हैं। सेल बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था, इसने सेल को डिस्कवर किया था। इसने कहा था कि जिस तरह से शहद की मक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कॉम्स होते हैं, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो सेल है उसका स्ट्रक्चर होता है। फिफ्थ नंबर पे है डीबगिंग। डीबगिंग बेसिकली ये कंप्यूटर के रिलेटेड है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब हम कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स को हम देखते हैं, प्रोग्राम्स को ऑन करते हैं, तो देन क्या होता है कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप का कोड चाहिए होता है जिसकी मदद से वो जो बग्स हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो ये जो सारा प्रोसीजर है बेसिकली ये डीबगिंग कहलाता है, यानी जो बग है उसको रिमूव करने का प्रोसीजर। सिक्स्थ नंबर पे हमारे पास है क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया फोबिया जैसे कि नाम से ज़ाहिर है किसी भी चीज़ का फेयर। आप लोगों को पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन में इस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता है कि वो बहुत सी चीज़ों के बारे में उनको डर होता है कि लाइक अगर हम ज़्यादा ऊंचा बोलेंगे या किसी जगह जाने का फेयर या किसी से बात करने का या कुछ ऐसा वैसा काम करने का, ठीक है। तो वो बच्चों के जहन में बचपन से ही जो है वो एक डर बैठ जाता है। तो कुछ लोगों को ये होता है कि अगर हम दूसरी जगहों पे जाएंगे तो वो हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो ये जो सारे टाइप के फ़ोबियाज़ हैं ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लैस्ट्रोफोबिया। तो क्लैस्ट्रोफोबिया जो है ये जो एनक्लोज्ड स्पेसेस होती हैं उनके बारे में फेयर है। ये बेसिकली उन लोगों में पाया जाता है जो कि बच्चे जो बचपन से ही कन्फाइंड प्लेसेस पे रहते हैं। देन अगर हम उनको दूसरी जगहों पे लेके जाएं तो उनके जहनों में एक डर सा बैठ जाता है, ठीक है। तो ये जो इस टाइप का फ़ोबिया है उसको क्लैस्ट्रोफोबिया कहते हैं। अगर हम क्लैस्ट्रोफोबिया टर्म के बारे में देखें तो ये बेसिकली एक लेटिन वर्ड क्लेस्ट्रम है जिसका मतलब है शट इन प्लेस, और अगर हम ग्रीक में इसका देखें तो ये है फोबोक, ठीक है, फोबस, जिसका मतलब है फेयर। यानी जो एनक्लोज्ड स्पेसेस हैं उनके बारे में जो एक फेयर है उसको क्लैस्ट्रोफोबिया का नाम दिया जाता है।
तो 7वें नंबर पे हमारे पास है जी ब्रेस। ब्रेस जो है बेसिकली उर्दू में अगर हम इसकी बात करें तो इसको पीतल कहा जाता है। तो ये एक एलॉय है कॉपर का और जिंक का, यानी जब जिंक और कॉपर को मिक्स किया जाता है तो फिर ब्रेस जो है ये बन जाता है। 8th नंबर पे हमारे पास है ब्रॉन्जे, जिसको कांसी का नाम दिया जाता है। बेसिकली ये भी एक मेटल एलॉय है जिसमें प्राइमरली कॉपर होता है, कॉपर के साथ टिन होता है और इसके अलावा कुछ एडिटिव सब्सटेंसेस जो हैं वो भी इसमें मौजूद होते हैं, और जब ये सारे मिलते हैं तो फिर ये ब्रॉन्जे बनाते हैं। 9th नंबर पे हमारे पास है विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स आप लोगों को पता है कि जो बॉडी के अंदर डिजीज़ होती हैं, ठीक है, उनको ये कम करते हैं, डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो विटामिन सी है ये कोलेजन की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब कोलेजन क्या है? बेसिकली ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन में मौजूद होती है। इसी वजह से कहा जाता है कि विटामिन सी का ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, जो स्किन की डिजीज़ हैं उनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो विटामिन सी जो है बेसिकली ये स्किन के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है, तो ये स्किन की जो डिजीज़ है उनको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो अगर हम विटामिन सी, ऑरेंजेस में विटामिन सी जो है ये पाया जाता है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको भूख नहीं लगती और उनको दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको ये डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप लोग विटामिन सी का यूज़ करें। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQ है। देन है हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं बेसिकली ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसीजर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं बेसिकली ये हेल्प करते हैं कि जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स हैं हमारी बॉडी में उनके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है, उनके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करते हैं ताकि बॉडी को डिजीज़ से बचाया जा सके। इसके बाद है हमारे पास सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर बेसिकली जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, उसमें मिक्स किया जाता है, देन एक टर्म जो है वो बनती है जिसको सोडा वाटर कहा जाता है। तो सोडा वाटर जो है इसे कहा जाता है कि ये एक प्राइमरी रेमेडी है जो कि स्टमक को अपसेट करने में इसका रोल होता है। 11वें नंबर पे है ब्लड की pH, ठीक है। तो ब्लड की जो नॉर्मल pH है वो आर्ट्रियल ब्लड की जो pH है वो 7.40 है, ठीक है। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज हमारे पास है वो 7.36 टू 7.44 है, समटाइम्स 7.35 टू 7.45, ठीक है। तो ये जो नियरेस्ट रेंजेस हैं ये इनकी थोड़ी बहुत ही चेंज हो जाती हैं, इट्स ओके। तो अगर हम ब्लड की pH की बात करें तो ये कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है बेसिकली ब्लड की pH उसी पे डिपेंड करती है, यानी जितना लेवल कार्बन डाइऑक्साइड का होगा उस हिसाब से जो ब्लड की pH है वो होगी। तो ब्लड के अंदर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि बफर्स का काम करते हैं और ब्लड की pH को मेंटेन रखते हैं। इसके बाद है सुई गैस, यानी जो घरों में हम गैस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सुई गैस जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि मीथेन जो है इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी ये इससे मिलकर बनी हुई